ये कहानी झारखंड के मनोहर की है, जिनके बेटे के साथ एक ऐसी भूतिया वारदात हुई जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दरअसल मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया आई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है, तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं बोलोगे ना मुझे? जिस पर रॉकी कहता है, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत से घूम कर आओ और छत पर रखे हुए गमले से फूल तोड़कर ही लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई थी। सोनिया कहती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है ना? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में से फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश लटकी रहती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया देर तक छत से नहीं लौटती है तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं। तो वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत ही मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर ये देख के बोलते हैं, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी हाँ? और रॉकी, तुम तो जानते हो ना कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर तुम लोग सोनिया को रात को छत पर क्यों भेजे हो? जिस पर रॉकी डरते हुए कहता है, सॉरी डैड, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर ने इस बात पर डराते हुए उन्हें कहा, ठीक है, फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया ना तो उसी कब्रिस्तान में छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटा, तुम ये बताओ कि तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा वहां पर। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसीलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में काफ़ी देर हो जाती है और उस दिन ऑटो भी नहीं मिलती है उसे, तो वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। विक्की, तुम्हें क्या लगता है, सोनिया ने जो बोला वो सच है? मुझे तो ऐसा लगता है वो सिर्फ बातें बना रही है, ये सब उसका भ्रम है। जिस पर विक्की कहता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी क्या? एक दिन भी और रुकने को तैयार नहीं थी वो यहाँ पर। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा था। रॉकी कहता है, चलो चलो हम एक बार कब्रिस्तान में जाकर खुद देख लेते हैं। विकी इस बात पर उससे काफ़ी डरते हुए कहता है, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ, ठीक है? विकी के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता है और वो अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को कटी हुई उल्टी लाश दिखाई दी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ को देखता है कि तभी कुछ अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा दोबारा यहाँ पर। दूसरे कोने में एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर वहीं ले जाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है तो उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर तुरंत दौड़कर कब्रिस्तान में जाता है और कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन उसे रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता।
वो घर लौट कर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है, जिस पर विकी कहता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी उस कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वो सच है कि नहीं। मनोहर इस बात पर कहते हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जाओ जाओ जल्दी से मंदिर पर पड़ा हुआ वो शंख ले आओ जिसमें जल रखा है। वो जल काफी पवित्र है, जाओ जाओ उसे जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी दोनों कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर कब्रिस्तान की जमीन पर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है तो कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये सब देखकर विकी काफी डर जाता है। ये सब करते हुए मनोहर कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्दी ही उसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल अपने पास रखो और यहाँ पर छिड़कते रहो, इससे हमें प्रेत आत्माएं सताएंगी नहीं। मैं कब्र खोलने की कोशिश करता हूँ तब तक। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है और मुड़कर कभी भी उस घर की ओर नहीं देखता जिसके पीछे वो कब्रिस्तान था जहां उसके बेटे की जान जाते जाते बची थी। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।